रात का वक्त था। सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। चौधरी हशमत अवाद की तस्वीर को लेकर बैठे हुए थे और बस जब तक उसे देखे जा रहे थे और साथ ही साथ वकास के पीछे छोड़े गए जासूस की बातें इनके दिमाग में घूम रही थी। चौधरी साहब आपके कहने के मुताबिक मैं वकास साहब पे नज़र रखी थी कि वो क्या करते हैं। कहा जाते हैं इस दौरान जो मुझ पे इंकशाफात हुए हैं वो अच्छे नहीं हैं, इस आदमी ने सर झुकाए बताया था। वकास साहब के डेरे पे एक कमरा है जो उनके लिए मुख्तस है। वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और जहाँ तक मुझे शक है वहाँ शराब है और इसके अलावा रात के अंधेरे में एक लड़की को डेरे लाया गया था और सुबह अंधेरा छटने से पहले वो चली गई थी। वो कौन थी, कहाँ से आई थी और क्यों आई थी ये नहीं पता मुझे। इसकी बातें सुन के चौधरी हशमत समेत ज़ैन और सलीमान भी हैरत की अथाह गहराइयों में थे। वो आदमी एक दो और बातें बताने के बाद वहाँ से चला गया था जबकि ज़ैन और सलीमान भड़के हुए थे वकास से बाइस बहस करने के लिए, जिन्हें चौधरी हशमत ने बमशक्ल ठंडा किया था। वो वकास के सारे करतूत जिसके माँ बाप के सामने खोलना चाहते थे। अब अहवाद की तस्वीर देखते उन्हें शिद्दत से इसकी याद आ रही थी। उसने बारहा कहा था कि उसे वकास से शादी नहीं करनी, मगर उन्होंने उसकी भी नहीं सुनी थी। अब वो सोच रहे थे अगर अहवाद ये कदम न उठाती और वो उसकी शादी वकास के साथ करवा देते और उसके बाद वकास की असलियत खुलती तो वो क्या करते। फिर अहवाद से उनका ध्यान हटता ज़ैन की तरफ चला गया था। उन्होंने हमेशा उसे बेटा कहा था, लेकिन अब उन्हें लग रहा था उन्होंने उसे बस बेटा समझा था, माना नहीं था। उसने 10 सालों से उनकी ज़मीनों का सारा निज़ाम संभाला हुआ था और कभी एक पैसा भी इधर उधर नहीं हुआ था, मगर फिर कैसे एक लम्हे में ही उसे बेदबार बना दिया था। क्या सोच रहे हैं? वो अपनी सोचों में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि चौधराइन कब कमरे में आई थी। अब इनके कंधे पे हाथ रखने पे वो चौंके थे। कुछ खास नहीं, उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते दोबारा नज़रें अवाद की तस्वीर पे जमा दी थी। इनकी नज़रों के ताक़ुब में चौधराइन ने भी इनके हाथ में पकड़ी तस्वीर को देखा था। नेक वक्त, आज मुझे तुम्हारी सारी बातों में सच्चाई नज़र आ रही है। आज जब वकास की हकीकत सामने आई तो मैं अपनी नज़रों में ही गिर गया। हम माँ बाप सोचते हैं कि हम हमेशा अपनी औलाद का भला चाहते हैं। हम माँ बाप हैं, इनका बुरा तो नहीं सोच सकते ना, लेकिन शायद हम भूल जाते हमने मुस्तक़बिल में झांक के नहीं देखा हुआ। अगर बच्चों के फैसले ग़लत हो सकते हैं तो बाज़ औक़ात माँ बाप के भी ग़लत हो सकते हैं। तस्वीर पे ही नज़रें जाए वो हो गए थे। और ज़ैन, उसे को मैंने हमेशा बेटा कहा और हमेशा यही कहा कि वो मुझे अपने बेटों से बढ़ के है, लेकिन गलत था। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये था कि वो बस हमारा मुलाजिम है, इसीलिए मैंने झट से चोर मान लिया। अगर मेरे सगे बेटों पे कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाता तो यकीनन मैं फिर से इसकी बात की तस्दीक करता कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मगर ज़ैन के लिए मैंने ये कहा कि आँख से आंसू निकला था। जब इन दोनों ने निकाह किया था तब मैं दोनों को मारने से भी गुरेज न करता, मगर इज्जत आड़ी गई थी। अब मुझे समझ आया कि हमें अपनी औलाद से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। ज़्यादातर हम ही औलाद पे अपने फैसले ठोकते हैं ताकि ख़ानदान जड़े रहे। इस दौरान चाहे हमारी औलाद टूट जाए हमें कोई परवाह नहीं होती, वो बोलते जा रहे थे। चौधराइन ने भी उन्हें नहीं टोका था ताकि वो अपने दिल की भड़ास निकाल ले, लेकिन औलाद को भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना अपनी आखिरी हद तक जोर लगाना चाहिए। माँ बाप का दिल पसीज ही जाता है, शायद मैं भी मान जाता, लेकिन अहवाद ने तो मेरा माँ ही तोड़ दिया। अपनी गलती मानने के साथ उन्होंने शिकवा भी किया था। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ज़्यादातर माँ बाप के दिल नहीं पसीजते। वो अपनी परवरिश अपने प्यार मोहब्बत का वास्ता देकर अपनी औलाद को बना ही लेते हैं। चौधरी ने नबी से कहा तो चौधरी हशमत ने कुछ कहे बगैर आवाज़ तस्वीर को सीने से लगा लिया था। बहुत ज़्यादा रोने और टेंशन की वजह से अगले दिन अहवाद को बुखार में आन फिरा था। इसके रोने पे ज़ैन मुसलसल करता रहा था। बारहा इसका दिल किया कि वो अहवाद को टोक दे, वो क्यों इसके लिए रो रही है, मगर हमेशा की तरह चुप ही रहा था। ज़ैन को लग रहा था कि वो फ़ाइज़ के लिए रो रही है, जबकि वो इस बात को लेकर रो रही थी। जब चौधरी हशमत को असल बात का पता चलेगा तो उसे कितनी शर्मिंदगी होगी। जिस शख्स और जिस ज़िंदगी के लिए उसने माँ बाप को छोड़ दिया वो दोनों ही इसके हाथ नहीं आए थे। ठंडे पानी की पट्टियों और मेडिसिन से बुखार का जोर टूट चुका था, मगर नकात अभी बाकी थे। शाम को ज़ैन इसके लिए परहेजी खाना लेकर आया तो अहवाद आंखें मूंदे बेड कराओं के साथ टेक लगाए नींद दराज थी। ये खाना खा ले ज़ैन की आवाज़ पे उसने आंखें खोले तो सामने ही ज़ैन खाने की प्लेट थामे खड़ा था। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलना है। वो भी अभी ज़ैन इसकी बेवक्त की फरमाइश पे हैरान हुआ था। ये आपको बैठे बैठाए वहाँ जाने की क्या सोची, और वैसे भी इस घर के दरवाजे हम पे बंद हैं। ज़ैन ने खाने की ट्रे साइड टेबल पे रखी थी और इसे याद दिलाया कि उन दोनों का हवेली जाना ममनू है। मैं माफ़ी मांग लूँगी, चाहे उनके कदमों में ही क्यों ना गिरना पड़े, मुझे मैं दर लूँगी, मगर मुझे बाबा साईं और साईं मुन्ना से अभी के अभी ही मिलना है। इसके लहजे में ज़द का अंसर शामिल था।
ज़हीन हैरान हो रहा था कि थोड़ी देर पहले नॉर्मल थी और अब अचानक से हवेली जाने की ज़द लगा के बैठ गई थी। पहले तो फाइज के साथ जाना था, इसीलिए यहाँ रह रही थी। अब तो यहाँ रहने का कोई जवाब ही नहीं बचा तो हवेली जाने की ज़द करेंगी। ही ज़हीन के दिमाग में ये सोच आई तो उसने लब भेजे थे। आप खाना खा के मेडिसिन ले, फिर ले चलता हूँ। ज़हीन की संजीदगी से भरपूर आवाज़ गूंजी थी, जिसे सुन के अहवाद ने झटके से उसे देखा था कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, मगर उसके चेहरे पे बस संजीदगी छाई हुई थी जिससे वो कुछ भी अखज़ नहीं कर सकी थी। मगर फिर भी खामोशी से साइड टेबल से ट्रे उठाकर सामने की और खाना खाने लगी। खाने के बाद ज़हीन ने उसे मेडिसिन दी और ट्रे उठा के खुद ही किचन में रख आया। अनोशा के गिरने के बाद वो उसे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देता था और अम्मा को आवाज़ देना अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए वो खुद ट्रे रखाया था। वापस आकर उसने अलमारी से चादर निकाल के अहवाद को पकड़ाई थी। इस दौरान अहवाद बस खामोशी से उसे देख रही थी। फिर अम्मा को बता के वो हवेली के लिए निकल गए थे। पी जाने की बजाय ज़हीन उसे बाइक पे ले गया था। हवेली के सामने रखते दोनों की धड़कनें एकदम तेज हुई थी। ज़हीन ने दरवाज़ा खटखटाया तो चौकीदार ने खोला था। पहले तो उसने हैरानी से दोनों को देखा था, क्योंकि वो शादी के बाद पहली दफ़ा आए थे। फिर जल्द ही हैरत पे काबू पाते एक तरफ होते उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया था। वो दोनों अंदर गए तो सभी बरामदे में बैठे नजर आ गए थे। अहवाद मेरी बच्ची सबसे पहले चौधराइन की नज़र उन पे पड़ी थी और वालहाना अंदाज में उनकी तरफ बढ़ी थी। बाकी सब ने भी चौंक के उन्हें देखा था। चौधराइन अहवाद को गले लगा के रो दी थी। अहवाद भी रो रही थी। ज़हीन सहन में ही खड़ा हो गया था और सर झुकाए पांव से हल्के हल्के फर्श पे ठोकरें रसीद कर रहा था। चौधरी हशमत उन्हें देख के अपने कमरे में चले गए थे। उनसे अलग होकर अहवाद अपने भाइयों की तरफ बढ़ी थी। ज़हीन तुम क्यों वहां खड़े हो, अंदर आओ ना। चौधराइन उसे वही सर झुकाए खड़ा देखकर नरमी से बोली थी। मैं समझा शायद एक चोर के किए आपके घर में जगह ना हो, इसलिए मैं पीछे ही लग गया। ज़हीन ने सर उठा के एक जख्मी मुस्कुराहट चेहरे पे लिए कहा था। उसने कोई तनज़ नहीं किया था, मगर वो सब शर्मिंदा हो गए थे। सलीमान अहवाद को छोड़ के उसकी तरफ बढ़ा था और पीछे ज़ेन भी, जबकि ज़हीन खामोशी से इन दोनों को अपनी तरफ आते देख रहा था। उन्हें ज़हीन की तरफ बढ़ते देखकर अहवाद भी परेशान हुई थी कि जाने वो क्या करते। भाई, गलतियां इंसान से ही होती हैं, ना हमसे भी हो गई कि बना तहकीक के इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया तुम पे। हम शर्मिंदा हैं और माफ़ी भी मांग लें, और तुमने भी हमारी सबसे कीमती शे चोरी की है, लेकिन हमें मनाने के लिए सॉरी अभी तक नहीं बोला। सलीमान के शरारती अंदाज में कहने पर अहवाद और ज़हीन ने हैरानगी से पहले दूसरे को देखा और फिर सलीमान को देखा। वकास की असलियत जानने के बाद सलीमान का ज़हीन के लिए गुस्सा भी ठंडा हो गया था। जैसे भी था, ज़हीन ने उनकी बहन को वकास से बचा ही लिया था, नहीं तो वो इसकी जिंदगी जहन्नुम बना देता। इस तरह हैरानी से देख के शर्मिंदा मत करो, हमें पता चल चुका है वकास किस कमाश का है और पैसे भी इसी ने ही चराए हैं। उसकी हैरानी देखते सलीमान ने हल्के फुल्के लहजे में कहा तो एक तंजिया हंसी इसलिए लबों पे आई थी, यानी उन्हें गवाहियों पे यकीन था लेकिन इस पे नहीं था। अम्मा साएं बाबा साएं। इसके कुछ कहने से पहले अहवाद की रोहानसी आवाज वहां गूंजी थी। अपने कमरे में गए हूं, तुम दोनों वही जाओ, शाबाश, कुछ नहीं कहेंगे। वो चौधराइन ने उन्हें पकारते हुए अंदर जाने का कहा तो वो दोनों धड़कते दिल के साथ चौधरी हशमत के कमरे की तरफ बढ़े थे। वो दोनों कमरे में आए तो चौधरी हशमत सर झुकाए बेड पे बैठे हुए थे। उन्हें इस तरह बैठे देखकर दोनों के दिल दुखे थे। ज़हीन तो दरवाजे के नजदीक ही खड़ा हो गया, जबकि अहवाद तकरीबन भागते हुए उनके कदमों में जाकर बैठ गई थी। उन तीनों के सिवा कोई कमरे में नहीं था। बाबा साएं, मुझे माफ कर दे प्लीज। बाबा साएं, मैं मानती हूँ मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूं, मगर फिर भी मुझे माफ कर दे प्लीज। उन घटने पे सर रखते अहवाद ने रोते हुए कहा था। नहीं, तुम माफी मत मांगो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया है। तुम्हारी बात न मान के और ज़हीन पे एतबार न करके चौधरी हशमत ने अपना कांपता हुआ हाथ इसके सर पे रखा तो अहवाद ने बेकीनी से सर उठा के उन्हें देखा था और उनकी आंखों में मौजूद आंसू देखकर वो तड़पती थी। मैं पहले सोचता था अगर तुम दोनों ने शादी करनी भी है तो मुझे बताते, मैं कुछ देर नाराज रहता मगर फिर मान जाता, बस तुम लोग मेरा मान न तोड़ते। मगर अब इस बात का एहसास हुआ, मैं तब भी ना मानता और शायद उसे मैं तुम्हारा निकाह वकास से करवा देता। चौधरी हशमत के माफी मांगने पे वो दोनों, नहीं बाबा साहब, आप माफी मत मांगिए और ज़हीन का तो कोई कसूर भी नहीं है उन सब में। बस मैं अपने सवाद के लिए बेहस हो गई थी, जो अपने मान बाप की भी परवाह नहीं की और इसी बात की सजा मिली है मुझे। इसकी बात पे चौधरी हशमत ने चौंक के उसे देखा था। अहवाद नहीं, ज़हीन ने सख्ती से उसे कुछ भी बताने से मना किया था, मगर अहवाद ने इसकी बात को नजरअंदाज किया था, क्योंकि बकौल उसके आज तक जो भी क्या था, ज़हीन ने क्या था, उसे भी इसके एहसानों का कुछ बदलना चुकाना चाहिए। इसलिए वो उसकी पोजीशन क्लियर करना चाहती थी।
मैं और ज़ाइम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बल्कि मैं अपने क्लास फेलो को पसंद करती थी। मैंने बहुत दफ़ा आपसे कहा था कि मुझे वकास से शादी नहीं करनी, मगर आप नहीं माने थे। तभी एक दिन मैंने ज़ाइम को किसी के साथ बात करते सुना था कि उसे अपनी बहन के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ज़ाइम को पैसे मैं देती हूँ और बदले वो मुझसे निकाह करेगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। जबकि फाइज को आप मारने से भी गुरेज न करते। निकाह इस शर्त पे हुआ था कि मैं उसे पैसों दूंगी, बदले में वो मुझसे निकाह करके कुछ अरसा मुझे साथ रखेगा। अहवाद सांस लेने के लिए रखी थी, जबकि चौधरी हशमत की बेयकीन नज़रें इस पे जमी थीं, क्योंकि इसकी जाब नहीं थी और तब तक मैं ज़ाइम के साथ ही रहती। लेकिन कल वो मुझे छोड़ गया, ये कह के उसके बाप के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं पहले बाहर जाकर अपने पैरों पे, फिर अपनी बहनों की शादी करूंगा, फिर अपना सोचूंगा और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, और यही होना चाहिए मेरे साथ, क्योंकि माँ बाप का दिल दिखा के कभी कोई खुश नहीं रह सकता। अपनी बात के इख्तिताम पे वो फूट फूट के रो दी थी। अहवाद का तो मुझे पता था कि वो नादान है, लेकिन ज़ाइम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम मुझे से मांगते पैसे मैंने तुम्हें नहीं देने थे। उनके सवाल पे ज़ाइम का सर झुका था। और तुम अहवाद में तुम्हें मैं क्या कहूँ, गलत भी नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं के कहीं हमारी भी गलती है। तुम्हें दुनिया के सर्द और गर्म से बचाने के लिए हमने तुम पे कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी, इस बात से अनजान कि यही चीज तुम्हें हमसे दूर कर देगी और तुम यहाँ से जाने के लिए हर हद पार कर जाओगी। चौधरी हशमत के थके थके लहजे में कहने पर अहवाद के आंसुओं में मजीद इजाफा हुआ था। अच्छा चलो अब रोना बंद करो, जो होना था हो गया, इसे बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और होता वही है जो इस रब की जात चाहती थी। तुम दोनों का मिलना ऐसे ही लिखा था और हमारे सामने वकास की असलियत भी ऐसे ही आनी थी, इसलिए कुछ भी फजूल सोच के तुम लोग खुद को दुखी मत करो। अहवाद के सर पे प्यार से हाथ फेरते उन्होंने नरमी से कहा था, साए मैं चाहता हूं ये बात हमारे दरमियान रहे, ना आपके घर वालों को पता चले ना मेरे घर वालों को। ज़ाइम ने दरख्वास्त की तो चौधरी हशमत ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था, फिर झुक के अहवाद के बाल चूमे थे। आप दोनों बातें करें, मैं बाहर हूं। ज़ाइम उन्हें अकेला छोड़ते बाहर निकला था। बाबा साए मुझे ज़ाइम के साथ नहीं रहना। दरवाज़ा बंद करके वो आगे बढ़ा ही था कि अंदर से आती अहवाद की आवाज़ पे उसके कदम थमे थे। यकीनन ज़ाइम की गैर मौजूदगी का यकीन होते ही उसने ये कहा था, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा। अहवाद चौधरी हशमत की गुस्से से भरपूर आवाज़ गूंजी थी। ज़ाइम के चेहरे पे कई रंग आ जा रहे थे। इससे पहले कि उसकी ज़ात मजीद अर्जा होती, वो बगैर कुछ सुने और आगे बेदो चश्मी है गया था और फिर वहां रुकने की बजाय बाइक भगा के ले गया था। दुरुस्त है दिमाग बाबा साए, मगर इसके पहले ही बहुत से एहसानात हैं मुझ पे, और मैं नहीं चाहती थी कि वो हमेशा मेरे नाम का ढोल अपने गले में डाल के बजाय इसके अपने भी तो कोई अरमान होंगे। ना बोलते हुए उसका लहजा बिल्कुल पस्त था। इस बात का पहले तो नहीं ख्याल आया, चौधरी हशमत ने कहा तो गहरा सांस भरते उसने आंखें मूंदते सर दोबारा उनके घुटनों पर रखा था। इसी बात का तो अफसोस है, मैंने अपनी ख्वाहिशात की तकमील में इस शख्स के साथ बहुत नाइंसाफी की है। वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं इसके लायक नहीं हूं। इसके लिए तो कोई बल्कि इस जैसी होनी चाहिए। बोलते हुए उसकी आंखों से बेशुमार आंसू टूट के गिरे थे। हाँ बल्कि वो बहुत नायाब है, मगर जैसी बातें तुमने अब की हैं इसके सामने न कर देना। यकीनन अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी ही बनाई है, इसीलिए तो निकाह के असबाब बनाए उसने, और इस लड़के का भी तुम लोगों की जिंदगियों से निकल जाना इसी सिलसिले की कड़ी है। इसलिए सारी बातें भला के एक नई शुरुआत करो। चौधरी हशमत ने उसका सर थपथपाया तो इसने बस सर हिलाया था। ज़ाइम को कहना कि कल सुबह तुम्हें लेकर आए वकास के करतूत खोलने हैं और तुम दोनों इसकी घटिया हरकत के गवाह हो, इसलिए तुम लोगों का होना भी जरूरी है। चौधरी हशमत ने उसे कल ज़ाइम के साथ आने की ताकीद की। अच्छा चलो अब बाकी सब के साथ भी थोड़ी देर बैठ लो, फिर तुम लोगों को घर भी जाना होगा, चौधरी हशमत ने कहा तो वो उठ खड़ी हुई थी। फिर वो दोनों बाहर आए तो उन्हें ज़ाइम कहीं नहीं दिखा था। पूछने पे पता चला कि वो जा चुका है। अहवाद मजीद कुछ देर इन लोगों के साथ बैठी थी, फिर चौधरी हशमत के कहने पे ज़ेन उसे घर छोड़ने गया था। चौधराइन तो दोबारा अपनी बेटी को हवेली में चलते फिरते देखकर और दोनों बाप बेटी के दरमियान अब कुछ ठीक होने पे बेतहाशा खुश थी। पूरे रास्ते ज़ेन उसे सताता हुआ आया था। घर पहुंच के दरवाज़ा बजाने पे ज़ाइम ने ही दरवाज़ा खोला था और ज़ेन के साथ अहवाद को देखकर उसे हैरत हुई, जिस पे जल्द काबू पाते उससे बिल्कुल लाताल्लुक हुआ था और ज़ेन को ज़बरदस्ती अंदर बुलाया था, जो गेट से ही बाहर जा रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद ज़ेन वापस चला गया था। ज़ाइम ने अनोशा को मेडिसिन देकर उसे सलाया था और अम्मा को भी सोने की ताकीद करते वो अपने कमरे में आया था, जहां आज उसे का आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। वो कमरे में आया तो अहवाद सोने के लिए बेड पे तकिया सेट कर रही थी। आप सोफे पे सोएंगी?
आज से क्योंकि अब मैं मजीद सोफे पे नहीं सो सकता। ज़ाइम की आवाज पे उसका तकिया दुरुस्त करता हाथ थमा था और उसने गर्दन घुमा के ज़ाइम को देखा था, जिसके चेहरे पे खतरनाक हद तक संजीदगी छाई हुई थी। अहवाद को हैरत का झटका लगा था। उसने कभी इसे सोफे पे सोने का नहीं कहा था। आज तो इसकी तबीयत भी खराब थी, मगर फिर भी वो उसे सोफे पे जाने का बोल रहा था। वो भी खामोशी से तकिया उठाती सोफे पे आई थी। ज़ाइम बगैर कुछ कहे बेड की तरफ बढ़ा था। बाबा साएं कह रहे थे कि कल हम दोनों ने हवेली आना है ताकि वकास को एक्सपोज किया जा सके, और अगर वो मुकर जाए तो हम उसे उसकी इस रात वाली हरकत याद दिलाएं। अहवाद ने चौधरी हशमत का पैगाम उसे दिया था। चले जाएंगे, मुख्तसर जवाब देते पहले स्विच बोर्ड के पास आते लाइट ऑफ की थी। फिर बेड पे लेटते सर पे चादर तान ली थी। उसके हर अंदाज से सर्द मेरी साफ गया थी। ये ऐसे बेहो क्यों कर रहा है? कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली? अहवाद ने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दिया, मगर ये जवाब इसको परेशान कर गया था। अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत बुरा होगा, जिसके लिए इतना कुछ क्या अगर इसके मुख से ही अपने लिए सुनो कि वो साथ नहीं रहना चाहती तो कितनी सल्फ फेल हुई होगी। अहवाद शदीद टेंशन का शिकार हुई थी और उन्हीं सब सोचों में उसकी आंख लग गई थी। अगले ही दिन चौधरी हशमत ने वकास समेत इसके सारे घर वालों को अपने घर बुलाया था। वो सारे चौधरी हशमत के यूं अचानक बुलाने पे हैरान थे। इस वक्त बरामदे में चौधरी हशमत और चौधरी शुजात दोनों की सारी फैमिली बैठी हुई थी। अहवाद और ज़ईम भी थे, मगर वो बरामदे की बजाय रूम में थे। भाई साहब, आपने बताया नहीं, आपने हमें क्यों बुलाया है? अपने सारे घर वालों के दिलों में मचलता सवाल चौधरी शुजात ने पूछ ही लिया था। तुम्हें तुम्हारे बेटे के करतूत बताने के लिए बुलाया है। यहाँ चौधरी हशमत ने इत्मीनान से कहते वकास को बेचैनियाँ सौंपी थी। भाई साहब, अगर आपकी औलाद ने आपके सर में खाक डाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब की औलाद आपकी औलाद जैसी है। बेगम शुजात तो भड़क उठी थी। मेरी औलाद ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर झुके। इतने बेसहारा लड़की को सहारा दिया है और बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की है। पहले दुख हुआ था, लेकिन वकास की असलियत जान लेने के बाद तो वो दुख भी खत्म हो गया है। अब तो मैं भी इसके फैसले से मुतमन हूँ। चौधरी हशमत ने उन्हें हैरत का एक और झटका दिया था। सबसे बड़ी हालत तो वकास की थी, लेकिन कंट्रोल करके बैठा हुआ था ताकि इसकी अंदरूनी हालत किसी पे ना होता है। ऐसा है, आपने अपनी बेटी और दामाद को माफ़ ही करना है तो वैसे ही कर दे। यूँ मुझे सबके सामने मशबूक तो मत बनाए। वकास ने मासूमियत का पतला बनते हुए कहा। इसकी इस लिफ्टिंग पे सलीमान और जैन का खून खोला था, मगर चौधरी हशमत की वजह से चुप हो गए थे। अच्छा, मैं मशबूक बना रहा हूँ तो क्या तुमने मेरे लाकर में से पैसे नहीं चलाए? क्या तुमने रात के अंधेरे में ज़ईम और अहवाद पे हमला नहीं किया? क्या रात को तुम्हारे डेरे पे लड़कियां नहीं आते? क्या डेरे में मौजूद इस कमरे में शराब नहीं है जिसमें तुम्हारे अलावा कोई नहीं जा सकता? चौधरी हशमत के सवालों पे वकास का रंग उड़ा था, जो किसी की नज़रों से पोशीदा नहीं रहा था। वकास, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? चौधरी हशमत ने कड़े तेरों से उसे देखते पूछा था। नहीं बाबा साएं, ताया साएं को कोई गलत फहमी हुई है। वकास ने अपने माथे पे चमकता पसीना साफ किया था। बेगम शुजात इन सबको कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घोर रही थी। अच्छा, गलत फहमी हुई है। जैन, तुम इस आदमी को लेकर आओ और सलीमान तुम जाओ। अहवाद और ज़ईम को बुलाओ। चौधरी हशमत ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया तो वो दोनों सर हिलाते उठ खड़े हुए थे। जैन बाहर चला गया जबकि सलीमान अंदर की तरफ बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके साथ अहवाद और ज़ईम भी थे। पंखे के नीचे बैठने के बावजूद वकास पसीने में नहाया हुआ था। अहवाद, बेटा ज़रा अपने ताया साईं को बताना कि इस रात क्या हुआ था। वकास पे नज़रें जमाए उन्होंने अहवाद को कहा था, कुछ दिन पहले कहीं वाक़या है। ये ज़ईम की बहन तबीयत ख़राब थी। हम इसे लेकर अस्पताल गए थे। इसकी बहन को एडमिट कर लिया गया था। इसलिए रात को हम दोनों अस्पताल से वापस आ रहे थे तो ये अपने आदमियों के साथ गांव के दाखिली रास्ते पे खड़ा था और इससे पहले इसने मुझे मैसेज भी किया था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। ये देखें, अहवाद ने अपने मोबाइल से इसका मैसेज निकाल के सबके सामने किया था। इसका इरादा अपने ही ख़ानदान की इज्जत को तार तार करना था, मगर ज़ईम ने इसका इरादा मनियामेट करते गाड़ी रिवर्स की थी और उसने हमारा पीछा किया था। हमने बमशक्ल छप के इससे अपनी इज्जत और जान बचाई थी। इसने एक नफरत भरी निगाह वकास पर डाली थी। चौधरी शुजात तो सदमे की हालत में ये सब सुन रहे थे। बाकी सब की भी हालत इनसे मुख्तलिफ न थी। इतने में ज़ैन भी एक आदमी के साथ अंदर दाखिल हुआ था। बताओ उन्हें कि मेरे लाकर से 2 लाख किसने चलाए हैं? चौधरी हशमत ने इस आदमी को अच बताने का कहा था। मुझे वकास साहब ने पैसे दिए थे कि मैं चौधरी हशमत और ज़ईम की पल पल की खबर उन्हें दूँ और मैंने ऐसा ही किया। फिर एक दिन ज़ईम तबीयत खराबी की वजह से घर चला गया तो मैंने वकास साहब को कॉल किया मुझे चौधरी हशमत को बेहोशी की दवा बनाने का। मैंने ऐसा ही किया। फिर जब वो डेरे आए तो उनके आने के कुछ देर बाद ही चौधरी साहब बेहोश हो गए थे।
फिर ने और वकास साहब उन्हें पकड़ के लाकर तक ले गए थे और उनके अंगूठे से लाख खोल के इसमें मौजूद 2 लाख निकाला और फिर चौधरी साहब को हवेली ले आए थे। ये सब उन्होंने इसलिए किया था ताकि ज़ईन चौधरी साहब की नज़रों से डर सके। इस आदमी ने सर झुकाए सारी बात इनके गोश गुजार दी थी। इसके बाद मुकम्मल करते चौधरी हशमत ने उसे जाने का इशारा किया था। फिलहाल इसे कुछ अरसे के लिए रिपोर्ट किया जा रहा था ताकि वकास इसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। ये आदमी झूठ बोल रहा है। यकीनन ताया साय ने उसे पैसे देकर यह सब करने का बोला है। वकास चीखा था। ठीक है, ये सबूत थोड़े हैं तो चलो डेरे जाकर इस कमरे का जायजा लेते हैं कि वहाँ क्या है, फिर देखता हूँ मैं तुम कितने सबूत झटलाते हो। चौधरी हशमत उठ खड़े हुए थे और साथ ही चौधरी शजा को भी उठने का कहा था और वकास को लिए वो डेरे चले गए थे। इस दौरान इसे इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अपने आदमी को कॉल करके वो सब हटाने का बोलता। वो सब डेरे पहुंचे तो वहाँ मौजूद तमाम मज़ाराओं ने उन्हें हैरत से देखा मगर अपने काम से काम रखा। उनके मामलात में वो कैसे बोल सकते थे। चौधरी शजा ने वकास के आदमी को दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया था जिसे वो रद्द भी नहीं कर सकता था, इसलिए बेबस नज़रों से उसे देखते दरवाज़ा खोल दिया था। चौधरी हशमत और चौधरी शजा अंदर दाखिल हुए तो कमरे में मौजूद दीवार दिए अलमारियों में शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। दीवारों पे कुछ फरियां पोस्टर्स चस्पा थे। चौधरी शजातन से सब कुछ देख रहे था। वकास ने यह कह के कमरा हमेशा बंद रखा था कि अक्सर इसके यार दोस्त आते रहते हैं तो वो उन्हें लेकर हवेली तो जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ एक रूम बनाया था और वो दस्त से गंदा ना हो जाए इसलिए कमरा बंद रखा जाता। लेकिन यह सब कुछ भी होगा वो सोच भी नहीं सकते थे। चौधरी शजा ने गुस्से से बेकाबू होते वकास के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ा था और गुस्से से बाहर निकल गए थे। वकास ने एक गुस्से भरी नज़र चौधरी हशमत पे डाली और उनके पीछे निकल गया था। इन दोनों के निकलते चौधरी हशमत भी बाहर आ गए थे और फिर दोबारा हवेली वापस गए थे। ये सब क्यों किया तुमने वकास? हवेली पहुंचते ही चौधरी शजात सरापा सवाल बने खड़ी थे। आपकी वजह से आपके हमेशा मुझे नकमा नगारा समझा। आप ताया के बेटे और वकार ही मुझसे काबिल लगते थे। आप हमेशा मेरा मुवाजना दूसरों से करते थे। तभी मैंने गुस्से ने सोचा कि बुरा तो आप लोग मुझे वैसे ही समझते हैं तो अब मैं असल में आपको बुरा बन के दिखाऊंगा। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पे ले गया। तभी पहली दफ़ा मैंने शराब और शबाब का नशा किया और तब से अब तक ये दोनों चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं। उसने चौधरी शजात की आंखों में आंखें डाल के बगैर किसी खौफ के कहा, जबकि चौधरी शजात दुख भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। मैं सोचता था कि मैं अपने सारे बदले उनकी बेटी के जरिए लूँगा मगर यहाँ ये कमी बाजी ले गया और मेरे सारे इरादों पे पानी फेरते उनकी बेटी से निकाह कर लिया। और ये जो हर वक्त खैर का प्रचार करते रहते थे उन्होंने भी बगैर इसे कोई सज़ा दिए इस कमी के साथ रुखसत कर दिया। इसने चौधरी हशमत और ज़ईन को नफरत भरी नज़रों से देखा था। तभी मैंने उसे सब की नज़रों में गिराने के लिए पैसे चोरी किए और इसी रात इन दोनों पे हमला किया। मैंने अच्छी तरह सबक सिखाता मगर ये दोनों मेरे हाथ से बच निकले। मगर कब तक कितना एक दिन ये मेरे हाथ जरूर आए तो अपना हर बदला होगा। सारी नफरत इन पे दिलते वकास वहाँ से चला गया था जबकि बाकी सब अपनी अपनी जगह साकर खड़े थे। वकास को गए काफ़ी देर हो चुकी थी मगर अभी तक हर कोई अपनी अपनी जगह पर साकर खड़ा था। सबसे पहले चौधरी हशमत का सत्तर टूटा था और उन्होंने आगे बढ़ के चौधरी शजात के कंधे पे हाथ रखा था जिस पे चौधरी शजात ने खानी नज़रों से उन्हें देखा था। तुम बैठो यहाँ और गज़ल बेटा जाओ पानी लेकर आओ। चौधरी हशमत ने पहले चौधरी शजात को बैठाया और फिर गज़ल को पानी लाने का कहा। वो सर हिलाते किचन की तरफ बढ़ गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा इस हद तक चला जाएगा। चौधरी शजात के लहजे में बेकीनी ही बेकीनी थी। इनको यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वकास का कोई ऐसा भी रूप भी है। इतने में गज़ल पानी ले आई थी। चौधरी शजात ने खामोशी से गिलास पकड़ा और पानी पी के गिलास वापस पकड़ा दिया था। देखो शजात, अगर देखा जाए तो उसे यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारा भी हाथ है। तुम्हें किसने का कहा था कि इसका मुवाजना दूसरों बच्चों के साथ करो? चौधरी हशमत ने नरमी से कहा, मुझे क्या पता था वो ऐसा हो जाएगा। मुझे लगा था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद इन जैसा बनने के चक्करों में वो सुधर जाए। चौधरी हशमत ने उनके नुक्ता नज़र पर अफसोस भरी नज़रों से उन्हें देखा था। हर बच्चा अपनी फितरत पे पैदा होता है। वो सब कुछ अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। अगर वो कुछ गलत कर रहा हो तो उसे इस तरह समझाना चाहिए कि उसे महसूस ही ना हो कि आप इसके मुतलक बात कर रहे हैं। मगर एक बच्चे का मुवाजना दूसरे बच्चे के साथ करना इसकी शख्सियत तबाह करना ही होता है। और देखिए वकास की शख्सियत तबाह से लगता है कि हर कोई इससे बेहतर है, इसलिए वो अपने आप को कोर करने के लिए ऐसे काम करता है जो चौधरी हशमत बोलते जा रहे थे। तो चौधरी शजात का सर झुकता जा रहा था और बजाई आप उसे ऐसा बनाने में आप भी बराबर की शरीक हैं। जब इसके सामने दूसरे के बच्चों की बुराइयां करेगी तो उसे यही लगेगा ना कि वो ठीक है और बाकी सब गलत है।
खुदा न इस बात को समझे, बचपन एक नहायत ही हसास दूर है जिसमें बच्चों की शख्सियत बनती और संवरती है, और हम बेध्यानी में इस शख्सियत को तबाह कर देते हैं। बेगम सजा जो हर मौके पर बढ़ चढ़ के बोलती थी, आज वो बिल्कुल खामोश थी। खैर, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, बस हम वकास की राह रास्त पे आने की दुआ ही कर सकते हैं। चौधरी हशमत ने एक अफसोस भरी निगाह चौधरी शजात और बेगम शजात के झुके सर पे डरी थे। थोड़ी देर और बैठने के बाद चौधरी शजात अपनी फैमिली के साथ वापस चले गए थे। उनके जाते ही ज़हीन ने भी जाना चाहा था। ज़हीन, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी माँ और बहन के साथ यही आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी वजह से वकास तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचाए, चौधरी हशमत ने इसे रोकते हुए कहा था। लेकिन साइंस सकता इसने कुछ कहना चाहा था, लेकिन कुछ नहीं, सलाम जाओ और उन्हें लेकर आओ, चौधरी हशमत इस दफ़ा सख्ती से बोले थे, जिस पे ज़हीन सर हिलाता वहाँ से चला गया था। घर जाके अम्मा और अनूशा को मुख्तसर बात बता के उन्हें अपने साथ चलने का कहा कि वो कुछ दिन हवेली रखेंगे। वो दोनों भी हिचकिचाई थी, मगर ज़हीन ने कहा कि चौधरी हशमत ने सख्त ताकीद की है। फिर इन दोनों को हवेली छोड़ते फ़ौरन ही कहा चला गया था। उन्हें छोड़ने के बाद जो वो निकला रात गए वापस आया था। अहवाल जो इससे बात करने का मौका तलाश कर रही थी, देखती रह गई थी, मगर रात बसने के आने तक वो जागती ही रही थी, क्योंकि इसने ठान लिया था कि बात तो लाजमी करेगी। अम्मा और अनूशा को इस रूम में ठहराया गया था जो मेहमानों के लिए मुख्तस था, जबकि ज़हीन का क़याम अहवाल के रूम में ही था। ये हवेली इसके लिए नहीं था। उसने लड़कपन से जवानी का सफ़र इसी हवेली में तय किया था, लेकिन वो कभी यहाँ रखा नहीं था। मगर आज इस हवेली में दामाद की हैसियत से रखते झटक आड़े आ रही थी। हवेली आकर पहले वो अम्मा और अनूशा को एक नज़र देखने गया था। अनूशा तो सो गई थी, मगर अम्मा इसके इंतज़ार में जाग रही थी। इनकी तरफ से मुतमन होते अम्मा को दरवाज़ा लाक करके सो जाने की तलकीन करते वो आवाज़ के रूम की तरफ बढ़ा था। दरवाजे पर पहुँचते कुछ लम्हे वो वैसे ही खड़ा रहा था। एहसासात अजीब हो गए थे, मगर अंदर तो जाना था। इसने गहरी सांस लेते खुद को पुरसकून किया था और दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ था, मगर सामने ही आवाज़ को बेड पे नींद दराज किताब पढ़ते देखकर वो चौंका था, क्योंकि उसे लगा था कि वो तो सो गई होगी। ये चौंकता भी पल के लिए ही था। अगले ही पल इसे नज़रअंदाज करते वो इस बैग की तरफ बढ़ा जो अम्मा इसके लिए पैक करके लाई थी, वरना वो तो अपने कपड़े भूल ही गया था, और आवाज़ के कुछ कपड़े यहाँ मौजूद थे तो उसे कोई मसला नहीं था। कपड़े निकाल के वो वाशरूम गया था। फरीश हो के वापस आया तो बगैर इसकी तरफ देखे सोफे पे जाकर लेट गया था। ज़हीन, मुझे तुमसे बात करनी है। आवाज़ को अपना आप इस तरह नज़रअंदाज होता देखकर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर गुस्से को दबाती ज़हीन से मुखातब हुई थी। मैं इस वक्त बहुत थक चुका हूँ और सोना चाहता हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी आप भी चुप करके सो जाएं। ज़हीन इस दो टोक जवाब देता आंखों पे बाजू रख गया था। तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। आवाज़ शदीद देश में आई थी। इसने हमेशा ज़हीन को अपने कामों के लिए तैयार देखा था। इसकी जली कटी जैसी भी बात होती थी वो चुपचाप सुन लेता था, लेकिन अब इसका नज़रअंदाज करना इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये नहीं था कि इसे ज़हीन से मोहब्बत थी, बल्कि उसे इसकी अटेंशन की आदत हो गई थी, और अब वो आदत के बखिलाफ काम कर रहा था तो आवाज़ को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। क्यों इग्नोर करने का लाइसेंस बस आपके पास है? ज़हीन ने आंखों से बाजू हटाते इसकी आंखों में देखते पूछा था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। इसके बराह रास्त अपनी आंखों में देखने से वो बड़बड़ाई थी। आपका जो भी मतलब है वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल लाइट ऑफ करें, खुद भी सोएं और मुझे भी सोने दें, वरना जो होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। ज़हीन का लहजा इंतहा दर्जे का सर था। इसकी धमकी पे आवाज़ ने झट लाइट ऑफ की थी। जानता हूँ मेरी कुर्बत बहुत नागवार है आपके लिए। अब सब कुछ ठीक होने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे बर्दाश्त कर रही है। ज़हीन ने लब भेजते सोचा था, फिर सब झटकते सोने की कोशिश की थी। वकास बड़ी हवेली से निकल के सीधा अपने दिल गया था। वहाँ जाकर सबसे पहले उसने अपना गुस्सा अपने आदमी पे निकाला था कि वो सब कुछ वहाँ से हटा नहीं सकता था। उसे बोलने की इजाज़त नहीं थी, वरना वो ज़रूर बताता कि उसे इल्हाम नहीं होते कि सब आने वाले हैं, वरना हटा देता। गुस्सा ठंडा होने के बाद इसने आगे का नया अमल सोच के उसे क्या करना है। सबसे पहले वो उस आदमी के घर गया था जिसे इसने पैसे देकर ख़रीदा था, मगर वहाँ पहुँच के गेट पे लगे ताले ने उसका मुंह चढ़ाया था। गुस्से से वहाँ से निकल के वो ज़हीन के घर गया था ताकि वो उनकी भी अकल ठिकाने लगा सके, मगर उसकी बड़ी किस्मत के वहाँ पे भी ताला लगा हुआ था। वो गुस्से से पागल होता दोबारा डेरे पे आया था। वहाँ आकर चीखने चलाने के बाद भी इसका गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक कहते थे बाबा साईं में हूँ, ही नकमा में हूँ, ही नकारा सब मेरे हाथों से निकल गया। सब दीवार पे मौका मारते वो बड़बड़ाया था।
इतने में उसके आदमी ने चौधरी शजात के डेरे आने की इतला दी थी, जिससे इसका नोक और ख़राब हुआ था। इसने उसे वहाँ से जाने का कहा और ख़ुद कमरे ला करके बैठ गया था। चौधरी शजात ने दब से बंद दरवाजे को देखा था और दरवाज़ा खटखटाया था। वकास, दरवाज़ा खोलो, मेरी बात तो सुन लो, मैं बस तुम्हें सुधारने के लिए वो सब बोलता था, वरना किसको अपनी औलाद से बढ़ के कोई और होता है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाते हुए उसे मुखातब भी किया था, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। वकास कोई भी जवाब न पाकर उन्होंने बेबसी से दरवाज़ा पीटा था। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। थक हार के वो पीछे हो गए थे, लेकिन डेरे से वापस नहीं गए थे, वही बैठे रहे थे। उन्हें वहाँ बैठे बैठे शाम हो गई थी, लेकिन वकास ने दरवाज़ा नहीं खोला था। आखिरकार वो उसके जाने का यकीन करके उसने दरवाज़ा खोला था। थोड़ी देर वो वही ताज़ा हुआ में वाक करता रहा था, ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए। पूरा दिन एक कमरे में बंद रह के उसकी तो जैसे सांस ही बंद हो गई थी। फिर जैसे ही रात का अंधेरा छाया, उसने गाड़ी निकाली। उसका इरादा शहर अपनी पसंदीदा जगह जाने का था, जहाँ वो कब से गया नहीं था। गाड़ी इसने फुल स्पीड पे छोड़ी हुई थी, ताकि जल्द अज जल्द शहर पहुंच सके। गाड़ी में लगा म्यूजिक एंजॉय करते वो अपने आप में मगन ड्राइवर कर रहा था कि अचानक गांव की आखिरी हदूद में मोड़ काटते हुए उससे गाड़ी बेकाबू हुई थी और बुरे तरीके से जाकर सामने दरख्त से टकराई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि वकास को संभलने का मौका ही नहीं मिला था और उसका सर स्टीयरिंग से टकराया था और बेतहाशा खून निकलना शुरू हो गया था और गाड़ी के शीशे टूट के उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पेवस्त हुए थे। इसके अलावा और भी बहुत सी चोटें लगी थी। वो नींद बेहोश था। उस वक्त गाँव की बिल्कुल सुनसान जगह पे था, जहाँ दिन में भी बहुत कम लोग आते थे और अब तो रात हो चुकी थी। वो बेबसी से वहाँ पड़ा खुद को लम्हा बा लम्हा मौत की तरफ जाते देख रहा था। यह अल्लाह, जब कोई उम्मीद न रही थी। इसके रबों ने बेआवाज़ अल्लाह को पुकारा था। ये तो इंसानी फितरत है। खुशी के मौके पे अल्लाह याद आए ना आए, मगर गम और मुश्किलात में अल्लाह ज़रूर याद आता है और इंसान बेसाख्ता अपने रब को पुकारता है, जो उसे सुनने के लिए पहले ही तैयार होता है। अल्लाह के बाद उसे अपने सारे गुनाह याद आए थे। अपने बाप को आज दिन भर करवाया इंतज़ार याद आया था। इन सब की याद आते इसकी आंखों से बहते आंसुओं में इजाफा हुआ था। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा कर दे। मुझे बस एक मौके दे दे मेरे अल्लाह, मुझे सुधरने का एक मौका। सख्त 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 बोलते बोलते उसका दिमाग तारीकी में डूबता जा रहा था और बात मुकम्मल भी नहीं हुई कि उसकी आंखें बंद हो गई और दिमाग मुकम्मल तारीक हो गया था। रब की सिफात है कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, जो हर दम अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार कर रहा होता है, जो गुनाहों के बावजूद भी अपने बंदे से 70 माह से बढ़कर प्यार करता है। जब एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर इसका बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर सकती है, तो फिर वो रब जो 70 माह से बढ़कर चाहता है, वो क्यों नहीं। तभी वहाँ से एक मोटरसाइकिल गुजरी थी जिस पे सवार 2 आदमी गाँव के ही थे। शायद किसी काम से शहर गए थे और रात को वापसी हुई थी। वहाँ से गुजरते मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी में दरख्त के साथ एक गाड़ी नजर आई, जिसके बूंद से धुआं उड़ रहा था। वो दोनों बेसाख्ता आगे बढ़े और इसमें मौजूद आदमी को देखा था, जिसे वो अच्छी तरह जानते थे। वो चौधरी शजात का बड़ा बेटा वकास था। इनमें से एक ने झट मोबाइल निकालते वकास चौधरी का नंबर मिलाया था। अक्सर ज़मीनों के मसलों की वजह से वो एक दूसरे से राब्ते में रहते थे, इसलिए उनके पास उसका नंबर था। कॉल को खोते ही उन्होंने उसे सूरत हाल बताते जल्द अज जल्द पहुंचने का कहा था। कॉल करने के कुछ ही देर बाद हवास बाख्ता से चौधरी शजात और वकार वही आए थे। गाड़ी की हालत और खून में लटपट वकास को देखते चौधरी शजात तो ढेर ही गए थे। दुख में तो वकार भी था, मगर अभी वक्त ज़ाय करने का मौका नहीं था, इसलिए उन दोनों आदमियों की मदद से वकास को उसकी गाड़ी से निकाल अपनी गाड़ी में डाला था। चौधरी शजात भी उसके साथ पिछली सीट पे बैठे थे। वकार उन दोनों आदमियों का शुक्रिया अदा करता जन से गाड़ी भगा के ले गया था। रेश ड्राइविंग करता वो जल्द ही शहर की हदूद में पहुंच गया था। हॉस्पिटल पहुंचने ही उसे ICU में ले जाया गया था। चौधरी शजात गम से निनाल कुर्सी पे गिरे थे और उनके लोग मुसलसल इसकी सलामती के लिए वर्क कर रहे थे। हॉस्पिटल लाने तक इसका बहुत खून बह चुका था। वकार और चौधरी हशमत दोनों के कपड़े खून से रंगे हुए थे। उनके इस तरह अचानक कहीं चले जाने से घर से कान पे कॉल आ रही थी, मगर वकार अभी फ़ोन उठाना नहीं चाह रहा था, इसलिए इसने फ़ोन साइलेंट पे कर दिया था। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई थी और खून देने के लिए कहा था। वकार ने सबसे पहले अपना चेक करवाया था, जो कि मिस हो गया था। फिर इसी ने ही खून दिया था। फिर काफ़ी देर के सब्र आजमा इंतज़ार के बाद डॉक्टर बाहर आए थे और इसके ख़तरे से बाहर होने की खबर दी। हाँ, अलबत्ता अभी तक इसे होश नहीं आया था। डॉक्टर की बात सुन के चौधरी शजात वही सजदे में गिर गए थे। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो उनके लिए उम्र भर का एक पछतावा छोड़ जाता। सुबह वकार घर आया था।
अपने कपड़े चेंज करने और चौधरी शजाब के कपड़े लेने जो वकास के सराहने से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अभी तक बेहोश था। बीच में एक दफ़ा उसे थोड़ा बहुत होश आया था, मगर डॉक्टर ने उसे फिर नींद का इंजेक्शन दे दिया था ताकि वो कुछ देर और पुरसकून रह सके। उसने चौधरी हशमत को भी उसके एक्सीडेंट का बताया था, तो वो और चौधरी भी हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गए थे। वकार के साथ उसकी सारी फैमिली थी, जबकि चौधरी हशमत और चौधरी सलीमान के साथ अपनी गाड़ी में थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही बेगम शजाब ने वकास को देखते रोना शुरू कर दिया था, जिसके सर पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। हाथों, बाजों और मुंह खराशें भी थीं, जिसकी वजह से मुंह सूजा हुआ था। अपने लाडले बेटे को इस हालत में देखकर बेगम शजाब का कलीजा उनको आ रहा था। तकरीबन सभी इसकी हालत देखकर दुखी थे, मगर इस बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। तभी वकास की पलकों में जंग सुनी थी। बेगम शजाब और चौधरी शजाब तेजी से इसकी तरफ झुके थे। वकास आंखें खोल के बार बार उन्हें झपक रहा था, शायद समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ है। आहिस्ता आहिस्ता उसे सब याद आता गया, सबके सामने उसकी सच्चाई आना, फिर उसका डेरे में खुद को बंद करना, दरख्त के साथ गाड़ी टकराना, खुद का बेहद गुदरदार पड़े रहना और खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। क्या वह बच गया? क्या वाकई खुदा ने मुझे सुधरने का मौका दिया है? हैरत से पलकें झपकते अपने ऊपर सारे चेहरों को झुके देखकर उसने सोचा था, जबकि वो सब उसके इस तरह देखने पर परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि खुदा ख्वास्ता सर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। या अल्लाह, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूँ कि तूने मुझ जैसे गहनदार की भी दुआ कबूल करके इसे एक नई जिंदगी बख्शी है। इसकी आंख से आंसू निकल के तकिए में जज्ब हुआ था। क्या हुआ है? कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाए। इसका आंसू देखने उन्हें लगा था कि उसे कहीं दर्द हो रहा है, मगर वो ये कहाँ जानते थे कि वो आंसू दर्द का नहीं, तशफ़ीर का है, शर्मिंदगी का है, अपने गुनाहों से तौबा का है। अम्मा साएं इसके लग बमशक्ल हले थे। मुंह पे लगे शीशों के जख्मों की वजह से मुंह खोलते उसे तकलीफ का एहसास हुआ था। माँ सख्त पे जाए अपने बच्चे के, बेगम शजाब ने रोते हुए कहा, तो वकास ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी। मैं ठीक हूँ, आप रोए मत। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना जुमला मुकम्मल किया था। इसकी तसल्ली देने पे सब के लब मुस्कुराए थे। भाई वकास, अगर तुमने खिदमत ही करवानी थी तो कोई और तरीका ढूंढते ही क्या अस्पताल आकर पड़ गए हो? माहौल पे छाई उदासी दूर करने के लिए चौधरी हशमत ने हल्के फुल्के लहजे में कहा, तो वकास समेत सब मुस्कुराए। फिर काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद चौधरी हशमत, चौधरी और सलीमान उसे जल्द ठीक होने की दुआ देते वहाँ से उठाए थे। वो घर पहुँचे तो ज़ाइन लोग अपने घर जाने के लिए तैयार खड़े थे। मुझे लगता है हमारी हवेली पसंद नहीं आई तुम लोगों को, चौधरी हशमत ने एक नज़र ज़ाइन को देखते कहा था। नहीं साईं, ऐसी कोई बात नहीं। जितना अरसा भी किसी के घर रहो, जाना तो अपने घर ही होता है, और वैसे भी उम्मीद है इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वकास साहब सुधर गए होंगे। इनसे अब हमें कोई ख़तरा नहीं होगा, इसलिए हमें चले जाना चाहिए। बाद में कुछ हुआ भी तो देखा जाएगा। ज़ाइन ने संजीदगी से उन्हें जाने की वजाहत दी थी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर जाने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ जो काफ़ी दिनों से सोच रहा था। मैं चौधरी हशमत के कहने पर सब की सवालिया नज़रें इनकी समझ उठी थी। ये ज़ात नीच का अल्लाह के यहाँ कोई तस्वुर नहीं है। ये सब कायदे कानून हमारे बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये बात थी कि तुम हमसे कमतर हो, इसीलिए तो मैंने तुम पे लगे चोरी के इल्ज़ाम को झट सच मान लिया था। मगर आज मैं इस सब को ख़त्म करने के लिए तुमसे और बहन जिसे आप लोगों की बेटी का हाथ मांग पाओ, मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। चौधरी हशमत के मुंह से निकली रहे वो तो के बाद सुन के सबको बेयकीनी का झटका लगा था, सवाए चौधरी के। उन्हें अपने शोहर की सोच का इल्म था और वो इस फैसले से मुतमन भी थे, जबकि ज़ईन, अनूशा और अमा का अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थे। उन्हें लग रहा था ये इनके कानों का धोखा है। अनूशा ने होश में आते अपनी नज़रें अपने बाएं तरफ खड़े ज़ैन को देखा था, जो उसे ही देख रहा था, जिस पर अनूशा ने शराब से अपनी नज़रों का रुख बदला। ये सब देख के ज़ैन के होठों पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट चमकी थी। मगर साएं सब कर सकते ही कैसे? हैरत के मारे उसके मुंह से बेहबत से जुमले निकले थे। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम मेरे दामाद बन सकते हो तो ये मेरी बहू क्यों नहीं? उन्होंने अनूशा के सर पे हाथ रखते नरमी से कहा था। दामाद लफ्ज़ पे आवाज़ ने नज़र उठा के इसे देखा, जो आज कल अगनूर मुँह पे था। और वैसे भी ये तो वैसे तुम लोगों के कान में बात डालने के लिए कहा गया है। बाकी जब वकास थोड़ा बेहतर हुआ तो हमारे समेत शजा और भरजाई भी आएंगे। आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाने की इल्तिजा लेकर चौधरी हशमत ने दो टोक लहजे में कहा, तो ज़ईन को समझ नहीं आया था कि वो क्या कहे। अभी तुम ज़्यादा सोचो, मत घर जाओ, जिस दिन तुम्हारे घर आए तब तफसीली बात होगी। चौधरी हशमत ने उसका कंधा खपकपाया तो ज़ईन ने सर हिलाया, फिर अहवाज को देखा जैसे पूछ रहा हो जाना है या नहीं। अहवाज ने भी नामहसूस अंदाज में सर हिलाया और अपने कमरे में जाकर चादर ओढ़ती उनके साथ हो जी थी।
दिन तेजी से गुजरते गए थे। वकास भी डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गया था। वो अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था, मगर घर पे बेहतर देखभाल रखने की हिदायत देते उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। उस दौरान वो बिल्कुल बदल गया था। दिन रात रोते हुए उसने अपने रब से माफ़ी मांगी थी और साथ ही बाकी सबसे भी, और सब ने उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया था। उसका माजी इसका और अल्लाह का मामला था। कोई भी उसे इसका माजी दिलाने वाला कोई नहीं होता था। इसके डिस्चार्ज होकर आने के कुछ दिन बाद ही चौधरी हशमत चौधरी, चौधरी शजात बेगम, शजात उजर और सलीमान ज़ईन के घर पहुँच गए थे। अनुषा का रिश्ता मांगने के लिए उन्होंने अपनी इसी दिन वाली बात उनके सामने रखी थी। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, ज़ेन अच्छा और सुलझा हुआ बचा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हमें आप ज़ईन से पूछ ले। अम्मा ने अपनी रजामंदी जाहिर करते बाद ज़ईन की कोर्ट में डाली थी, जो सर झुकाए बैठा हुआ था। हाँ भाई ज़ईन, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है। चौधरी हशमत ने ज़ईन को देखा था। मैंने हमेशा आपको बाप से भी बढ़कर इज्जत दी है। आपकी हर बात मेरे सर आंखों पे है। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। आज से अनुषा हमारे पास आपकी अमानत है। ज़ईन ने कहा तो सबके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। चलो फिर देर किस बात की है, हम इसी महीने के आखिर में अपनी बेटी को अपने घर ले जाते हैं। आप लोगों का ख्याल है। चौधरी हशमत ने तो हथेली पे सरसों जमाया था। इतनी जल्दी? अभी तो उसका इलाज चल रहा है और इसकी पढ़ाई भी अधूरी है। ज़ईन और अम्मा के चेहरों से परेशानी छनकी थी। अरे भाई, वो हमारी बेटी है, हम खुद ही इसका इलाज करवा लेंगे और उसे पढ़ाएंगे। भी आप लोग फिक्र मत करें, बस शादी की तैयारी करें। चौधरी ने हशमत ने उन्हें मना के ही दम दिया था। तारीफ पे होते ही हर तरफ मुबारक सलावत का शोर उठा था। अहवाद ने चौधरी हशमत का लाया गया मिठाई का टोकरा खोला और प्लेट में मिठाई निकाल कर सबका मुंह मीठा करवाया था। इसने पेट ज़ईन के आगे की तो उसने बगैर उसे देखे गुलाब जामुन का थोड़ा सा पेस्ट तोड़ के मुंह में रखा था। अहवाद ने उसे गोली से नवाजा था और कर भी क्या कर सकती थी, क्योंकि साहब बहादुर आजकल मुंह सोजाए हो गए थे और इसके रोग में भी नहीं आता था और वो करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर शादी की तैयारियों में दिन कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चला था। ज़ईन ने खुद को इतना मसरूफ़ कर लिया था कि अहवाद को चाहकर भी उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था और देखते ही देखते मेहंदी का दिन आन पहुंचा था। रात को मेहंदी के फंक्शन से पहले निकाह था। हवेली से अनुषा का जोड़ा और बाकी मेहंदी का सारा सामान आ चुका था। ड्रेस चेंज करने के बाद अहवाद ने उसे मेकअप करने के लिए फोर्स किया था, मगर उसने मना कर दिया तो अहवाद ने भी बस उसके बालों का स्टाइल बनाते दुपट्टा सेट किया और ज़बरदस्ती लग सड़क लगाते और फिर वो तैयार होने चली गई थी। इसके जाने के थोड़ी देर बाद ही ज़ईन कमरे में दाखिल हुआ था। ग्रीन और येलो फराक पाजामे में सादगी में वो जाज़िब नजर लग रही थी। ज़ईन एकटक उसे देखे गया था। अनुषा भी पल के झपकाए बगैर उसे देख रही थी, यहाँ तक कि दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। ज़ईन आहिस्ती से चलता हुआ उसके पास आकर बैठा था। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। अभी मुझे कल की ही बात लगती हो जब मैंने अपने छोटे छोटे हाथों से तुम्हें थामा था और वो लम्हा मेरे लिए बहुत खास था, जिसे मैं आज तक नहीं भुला सका और न कभी भुला सकूंगा। और वक्त इतनी तेजी से गुजर गया कि अब तुम्हें कल वही हाथों से रुखसत भी कर दूंगा। ज़ईन ने अपने हाथों को देखते कोई लहजे हुए कहा। दोनों की आंखों से आंसू रवानी से बह रहे थे। अब्बा के जाने के बाद मैं पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें इनकी कमी महसूस न हो। भाई नहीं, बाप बनकर पाला है मैंने तुम्हें, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। ज़ईन ने उसके सर पे हाथ रखा तो वो भाई कहते उसके साथ रगड़े फूट फूट के रोती थी। ज़ईन ने उसके सर से हाथ हटाते उसका सर चूमा और अपनी आंखों से बते आंसू साफ किए थे, जो रुकने की बजाय मुसलसल बही जा रहे थे। अहवाद तैयार होकर वहाँ आई तो दोनों बहन भाई को रोता देखकर उसने अपना सर पलटा था। यहाँ पे कौन सा दरिया बहाया जा रहा है? तुम दोनों को ऐसे रो रहे हो जैसे मेरा भाई और घर वाले आदमखोर हैं जो उसे खा जाएंगे। अहवाद ने उन दोनों को ज़बरदस्ती अलग करते कहा तो ज़ईन ने उसे नागवारी से एक नतर से देखा था, मगर वो नजर उसी पर खंग सी गई थी। वो अपने रोज़मर्रा के वनीय से हटकर थी और उसकी निगाह को बहुत भा रही थी, मगर वो जल्द ही अपने आप पे काबू पाते इससे नजरें हटा गया था और उठ के वहाँ से चला गया था। फिर थोड़ी देर तक दूल्हे समेत सब आ गए थे और सबसे पहले निकाह की बाबरकत रस्म अदा की गई थी और निकाह होते ही अम्मा अनुषा और ज़ईन जज्बाती से हो गए थे, जिन्हें बमशक्ल संभाला गया था। फिर दोबारा हवेली जाने की बजाय उन्होंने वहीं मेहंदी की रस्म अदा कर ली गई थी। ज़ीन की निगाह बार बार भटक के अनुषा पे ही जा रही थी, जिसे वो चाहकर भी हटा नहीं पा रहा था। अहवाद मेरी बात सुनना। अहवाद अभी रस्म करके हटी ही थी कि वकास के मुखातब करने पे इसके कदम थमे थे और उसने अपना रुख उसकी तरफ किया और सवालिया नज़रों से इसे देखा था। वो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। मैं अपने इन सारे अमाल से शर्मिंदा हूँ जिनकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ उठानी पड़ी। इसके सर झुका के माफ़ी मांगने पे अहवाद ने हैरे से इस कायापलट को देखा था। कोई बात नहीं, मैंने माफ़ किया तुम्हें। इसे जब कुछ समझ न आया तो उसने यही कह दिया था।
यहाँ क्या हो रहा है? वकास के कुछ बोलने से पहले वहाँ ज़हीन की आवाज़ गूंजी थी, जो इन हफ्ते खड़ा देख के वहाँ आया था। कुछ नहीं, मैं बस हवाद से माफ़ी मांग रहा था। तुमसे भी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, हो सके तो उसकी मुझे माफ़ कर देना। उसकी माफ़ी मांगने पर ज़हीन की हालत भी हवाद जैसी हुई थी, मगर फिर कंधे उठाते उसका एक्सक्यूज़ करने कबूल कर लिया था, जिस पे वकास शुक्रिया कहते वहाँ से चला गया था। इसे अकेला देखकर हवाद ने इससे बात करनी चाहिए था कि वो जान सके कि वो कौन सी बदमानी पाले बैठा है जो उससे बात करना भी गवारा नहीं करता, मगर वो उस पर सोचने में ही वहाँ से चला गया था और वो उसकी पुष्ट देखती रह गई थे। फिर रात गए थे। तकरीब चलती रही थी। चौधरी हशमत ने ही उन्हें याद दिलाया कि उन्हें वापस भी जाना है। तब सबको ख्याल आया और उनकी वापस हुई थी। अगले दिन का आगाज़ अफरा तफरी से हुआ था। क्योंकि गाँव में ज़्यादातर शादियाँ दिन में होती हैं, इसलिए हर किसी को अपनी तैयारी की पड़ी थी कि कहीं किसी की तैयारी अधूरी न रह जाए। दुल्हन को तैयार करने के लिए शहर से ब्यूटिशियन बुलाई गई थी, जो कि हवेली वालों ने ही मंगवाई थी। ज़हीन ने बहुत मना किया था कि वो खुद ये सब कर लेगा, मगर चौधरी हशमत ने इसकी किसी बात पे कान नहीं धरे थे। बारात वाले दिन का जोड़ा ज़हीन ने अपनी तरफ से ही खरीदा। इस मामले में इसने भी चौधरी हशमत की कोई बात नहीं सुनी थी। जोड़ा अनोशा की पसंद का ही था, मगर उसने इस बात का खास ख्याल रखा था कि दुपट्टा ज़्यादा हैवी ना होता कि अनोशा इजी रह सके और सर में कहीं दर्द न हो। सारा सिरकप गाँव के पंडाल में ही किया गया था। शादी के सारे अखराजात पूरे करने के लिए कुछ सिवनस थी उसके पास और कुछ इसने कर्ज लिया था। वो नहीं चाहता था कि इसकी बहन की शादी में कोई भी कमी आए और लोगों को ये कहने का मौका बाप नहीं तो भाई को कोई परवाह ही नहीं है। ज़हीन पंडाल में सारे इंतजाम देख रहा था, जबकि अनोशा को ब्यूटिशियन भी तैयार कर रही थी। साफ आवाज़ भी थी। तैयार होने के बाद उसने कॉल करनी थी तो ज़हीन ने उन्हें पक करने जाना था। उनकी तरफ से तकरीबन सभी मेहमान आ गए थे। बस बारात का ही इंतज़ार था। इतने में उसे आवाज़ का मैसेज मौसूल हुआ था कि वो तैयार है। ज़हीन सब कुछ अपने दोस्त के हवाले करते खुद घर गया था। उसने शादी के दिनों की एक कार रेंट पे हायर की हुई थी, जिसे वो चलाता खुद था। ज़हीन ने घर के सामने रखते गाड़ी का हारे बजाया तो ब्यूटिशियन के साथ वो दोनों भी बाहर आई थी। अहवाज ने ब्यूटिशियन को अनोशा को कार में बैठाने का कहा और खुद गेट पे ताला लगाते गाड़ी की तरफ आई थी। वो ब्यूटिशियन और अनोशा पीछे बैठी थी। ब्यूटिशियन ने भी शादी अटेंड करके ही वापस जाना था। उन्हें पीछे बैठे देखकर मजबूरन अहवाज को फ्रंट सीट पे बैठाना पड़ा था। इसके बैठते ही ज़हीन ने एक सरसरी सी निगाह इस पर डाली, लेकिन सरसरी निगाह को तफसीली निगाह में बदली उसे पता ही नहीं चला। वो ये तक उसे देखे गया जो सफ़ेद पे वो कुछ छोटी फराक तन की पार्टी मेकअप और ज्वेलरी ने इसे ओपैस कर गए। ब्यूटिशियन के गला साफ करने पे वो होश में आया था और शराब से उसके चेहरे से नजरें उठाई थी, जो शर्म और गुस्से से सूख हो चुका था। हर इतने दिनों से इग्नोर कर रहा है और अब कैसे देख रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। उसकी गाड़ी स्टार्ट करने पे वो घबराई थी। फिर पंडाल पहुंचने तक ज़हीन ने उसे भूल के भी नहीं देखा था। पंडाल के सामने रखते आवाज़ अनोशा को लेकर पंडाल में चली गई और ज़हीन भी मर्दों वाली साइड पे आ गया था। तकरीबन 3:30 या 4 के दरमियान बारात भी आ गई थी, जिसका इस्तकबाल फूल की पत्तियां ने छावर करके किया गया था। बारात के साथ आए मर्द मर्दों वाली साइड पे चले गए थे और औरतें औरतों वाली साइड पे अनोशा को स्टेज पे बैठाया हुआ था, क्योंकि वहाँ कोई ब्राइडल रूम तो था नहीं जहाँ इसे बैठाया जा सके। चौधराइन स्टेज पे आते ही अनोशा की वारिस सब पे जा रही थी। गज़ल भी इससे मोहब्बत से मिली थी। अनोशा इन सब का वालाना अंदाज देखकर कंफ्यूज हो रही थी। निकाह पहले ही हो चुका था, इसलिए बारात आने के कुछ ही देर बाद खाना दे दिया गया था। खाने के बाद दुल्हा को भी दुल्हन वाली साइड लाया गया था। अनोशा की कोई बहन नहीं थी और न ही कोई खास फ्रेंड थी, इसलिए नूट पगाई की रस्म आवाज़ नहीं की थी। इस दौरान दोनों बहन भाई ने एक दूसरे की खूब टांग खींची थी। फिर कुछ और रस्मों के बाद तकरीबन मगर के वक्त रुखसती का शोर उठा था और रुखसती के वक्त जो अनोशा ने ज़हीन के गले लग के रोना शुरू किया, किसी से संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़हीन ने खुद को संभालते उसे ज़बरदस्ती खुद से अलग किया था और इसके आंसू साफ करके इसकी पेशानी चुन्नी फिर अपने हिसाब में लेकर दाढ़ी ने बैठाया था। ज़हीन ने अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, पुलिस इसका हमेशा ख्याल रखना। उसे ज़रा सी भी तकलीफ हो तो मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये भाई की नहीं बाप की इल्तिजा समझना। ज़हीन ने ज़हीन को गले लगाते कहा तो उसने ज़हीन को पूरा यकीन दिलाया कि वो हमेशा वफा और खुश रखेगा। अहवाज़ भी इन लोगों के साथ जाना चाहती थी, मगर इसे आज अपने और ज़हीन के दरमियान मौजूद गलत फहमी को दूर करना था। वो थक चुकी थी। एक अजीब सी जिंदगी गुजारते हुए दुल्हन को लेकर जब वो हवेली पहुंचे तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया था, जो रस्में आवाज़ नहीं करनी थी। ज़हीन ने वो सब गज़ल को करने का बोला था। उसने कहा था वो यही समझे इसके देवर की नहीं, इसके भाई की शादी है।
इन सब की कितनी मोहब्बतों पे वो आबीदा हो गई थी। ज़ेन ने गज़ल और अहवाल दोनों के लिए गोल्ड की अंगूठियाँ बनवाई थी। 1000 गज़ल को तो उसने दे दी थी, अहवाल को देना बाकी थी। फिर कुछ रस्मों के बाद अनूशा को ज़ेन के रूम में पहुंचा दिया गया था और ज़ेन अपने दोस्तों के साथ हवेली की बैठक में बैठ के गप्पे हाथ रहा था, क्योंकि उसे पता था अमीर रात देर तक दुल्हन को देखने वालों की लाइन लगी रहेगी। उसके बाद ही कहीं इसका नंबर आएगा, और ऐसा ही हुआ था। रात काफ़ी देर तक वो दुल्हन देखने आते रहे थे। इनकी आमद की रोकथाम के बाद ही कहीं ज़ेन को अपने रूम में जाने का मौका मिला था। वो रूम में आया तो अनूशा पीछे बैठ कराओं के साथ सर टकाए बोल रही थी। शायद बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए आंख लग गई थी। ज़ेन इसे देखकर मुस्कुरा दिया और बेड पे उसके सामने बैठते उसे अपनी तरफ मतवजा करने के लिए गला साफ किया था, जिससे वो हड़बड़ा के उठी थी और सर पीछे लगते लगते बचा था। अरे अरे, ध्यान से क्यों, मुझे ज़हीन भाई के सामने शर्मिंदा करवाना है कि मैंने आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। उसकी हड़बड़ाहट को देखते ज़ेन ने उसे टोका तो वो शर्मिंदा हो गई थी। आपको अपनी बीवी के रूप में देखकर समझ नहीं ना रही क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। जितना कंफ्यूज तो लड़कियाँ भी नहीं होती जितना कंफ्यूज में हो रहा हूँ। ज़ेन की बात पे अनूशा ने नजर उठाया कि इसे देखकर तो शक्ल से वाकई कंफ्यूज लग रहा था। इसकी शक्ल देखकर अनूशा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, जो ज़ेन की नज़रों से छपी नहीं रह सकी थी। हाँ, हंसने हंसने आप, ज़ेन ने नाराज़गी भरी नज़रों से इसे देखते कहा, तो इस दफ़ा अनूशा खिलखिला के हंस दी थी। इसे इस तरह हंसते देखकर ज़ेन भी मुस्कुरा दिया था। पता है, जब पहली बार मैंने आपको देखा था मुझे आप बहुत अच्छी लगी थी। कुछ शौक कुछ चंचल थे। जब भाई ने शादी की बात की तो ना जाने क्यों आपकी छवियाँ मेरे जहन के पर्दे पर चमकी थी, लेकिन जब अवाद और ज़हीन भाई ने शादी की और बाबा साईं ने अब दोनों के लिए हवेली के दरवाजे बंद कर दिया तो मेरे दिमाग पर कहीं आ रहा था भी को वो अपनी मौत का मर गया था। मगर हम इंसान इस रब की मसलहतों तक नहीं पहुँच सकते और ना इसके फैसलों से इनहराफ कर सकते हैं। इसने हमारे नसीब एक दूसरे के साथ जोड़े थे तो किसी बहाने से मिला भी दिया हमें। ज़ेन जिसकी झुकी पलकों को देख कर बोल रहा था। तो बस ज़ेन चौधरी, क्या आपको ये नाचीज़ उम्र भर के लिए हर दक हर सक और ज़िंदगी के हर दौर में अपने साथ कबूल है? ज़ेन ने अपना हाथ इसके सामने फैलाते हुए पूछा तो अनूशा ने भी एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसकी शर्मीली मुस्कान को देखकर ज़ेन के लबों पे भी एक आसूदा सी मुस्कुराहट आई। सब कामों से फारिग होकर सलमान कमरे में दाखिल हुआ तो गज़ल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी ज्वेलरी उतार रही थी। वो मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद करते ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा था और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। क्या बात है, आज तो कुछ लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सलमान ने शीशे में नज़र आते इसके चमकते चेहरे को एक नज़र देते पूछा था। हाँ, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ, इसकी तरफ रुख करते गज़ल ने ड्रेसिंग से टेक लगाई थी। अरे वाह, फिर अपने शोहर नामदार को भी वो वजह बता दे जिसकी बना पे आप इतना खुश है। सलमान ने दिलचस्पी से उसे देखते उसके हाथ पकड़े थे। जब से इन दोनों का निकाह हुआ था ये पहली बार था कि वो उससे इस तरह फ्री होकर बात कर रही थी। मैं हमेशा रिश्तों के लिए तरसीह हूँ। बचपन में अल्लाह ताला से शिकवे भी बहुत किए थे मगर दुआ करना नहीं छोड़ा था, और देखें आज मेरी सारी दुआएं पूरी हो गई है। आपसे शादी के बाद मुझे माँ बाप मिले, बहन और भाई मिले। आज जिस तरह ज़ेन मुझे हर रस्म में आगे आगे रख रहा था मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे वो मेरा सगा भाई हो। अगर मेरा कोई भाई होता वो बिल्कुल ज़ेन की तरह होता। वो सलमान के हाथों में दबे अपने हाथों को देखते बोल रही थी। भाई सबके प्यार को बनवा दिया, अगर किसी को भूल गई तो वो अपने शोहर को, यानी शोहर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सलमान के शिकवे पे वो खिलखिला के हंस दी थी। अरे मेरे शोहर नामदार, आप तो सबसे पहले हैं। आपकी मरूले में न थी तो मुझे ये सारे रिश्ते मिले हैं। अगर आप ना आते मेरी ज़िंदगी में तो शायद ये सब रिश्ते मिलते ही ना। उसके हर अंदाज में सलमान के लिए एहतराम और मोहब्बत झलक रही थी। ये तो हो ही नहीं सकता था कि मैं आपकी ज़िंदगी में ना आता। ये सब रब के फैसले हैं और वो अपनी बंदे की दुआओं को इंतज़ार ज़रूर करवाता है मगर रद्द नहीं करता, और उसने आपकी दुआएं भी रद्द नहीं की। सलमान ने मोहब्बत से कहा था। अच्छा सुने, बाकी सब तो बोल दिया लेकिन वो नहीं बोला जो मैं सुनना चाहता हूँ। सलमान ने इसके कान में सरगोशी की तो गज़ल के चेहरे पर प्यारी सी शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। नहीं, इस मामले में लड़कियां पहल करती अच्छी नहीं लगती। उसके शर्मा के कहने पर सलमान मध्यम सा हंस दिया था। तो चलो मैं कर लेता पहल, सलमान कहते हुए इसके थोड़े और नज़दीक हुआ था। मेरी ज़ौजा मोहतरमा, मेरी नस्ब बेहतर, आप मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हैं जिससे मैं अपनी आखिरी सांस तक वफ़ा निभाऊंगा। क्या आप इस वफ़ा के रास्ते में मेरा साथ देंगी? इसकी आंखों में देखते इसने होले होले अपनी बात मुकम्मल की तो गज़ल ने हाँ में सर हिलाते इसके सीने में मुंह छुपाया था। इसके इकरार पर सलमान ने भी तमानियत से इसके गर्द अपने बाजू लपेटे थे। अहवाल का इरादा फिर मुजामित हुआ था। जब ज़हीन उन्हें घर छोड़ने के बाद खुद फिर कहीं चला गया था मगर अहवाल ने भी आज ठानी हुई थी कि वो इससे बात करके रहेगी। इसी गुस्से में उसे चेंज करने का भी ख्याल नहीं आया था।
ज़ईन तकरीबन 10 बजे घर आया तो आवाज़ उसे अपने इंतज़ार में खड़ी नजर आई थी, लेकिन अपनी रूटीन के मुताबिक उसे नज़रअंदाज करते हुए माली की तरफ बढ़ गया था। अगर छप छप के किसी की बातें सुनो तो फिर लाजम है कि पूरी सुनो, वरना आधी अधूरी बातें सुन के लोग खुद भी अजियत में रहते हैं और दूसरों को भी रखते हैं। आवाज़ की बात पर ज़ईन के कपड़े निकालते साथ और उसने ज़रा सी गर्दन हो के आवाज़ को देखा। लेकिन अगर अगली बातें आपके वजूद की धजिया बिगाड़ने के लिए हो तो नहीं सुननी चाहिए, संजीदगी से कहते हुए उसने कपड़े निकाल के अलमारी बंद की थी। गलत सोच रहे हो तो मैंने वो इसलिए कहा था कि मुझे अपना आप तुम्हारे काबिल नहीं लग रहा था, और मेरा सोचना यह था कि तुम्हें कोई बदकर तुम्हारी जैसे मेरी आवाज़ की बातों ने उसे दफा फिर होने पर मजबूर कर दिया था। उसने मोड़ के बगौर आवाज़ को देखा था जो उसे ही देखते अपने हाथ में सब रही थी। तो अब आपको लग गया अपना आप मेरे काबिल? टुकड़े सोफे पे फेंक के दोनों हाथ सीने पे बांधते ज़ईन ने जिस अंदाज में पूछा था। बेअख्तियार आवाज़ की आंखों से आंसू निकले थे और सर नफी में हिलाया था। कौन किसके काबिल है या कौन किस काबिल नहीं है, ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? एक हस्ती ऊपर भी बैठी है जिसे ये सब मालूम है, और वो कुछ ऐसे चक्कर चलाती है जो जिसका नसीब होता है वो उसे मिल जाता है और इंसान की अक्ल धन रह जाती है। ज़ईन जिसकी आंखों से बहते हुए आंसू देख रहा था। आप सोच रही होंगी मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, तो चले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसकी कहानी सुनाने की आफत पे आवाज़ ने हैरत से इसे देखा था। ये कहानी एक लड़के की है। वो इतना अमीर नहीं था। जब वो इंटर में था उसके वालिद की वफ़ात हो गई थी। तब उसे अपनी माँ और बहन का सहारा बनने के लिए अपने बाप की जगह वहाँ जाना पड़ा जहाँ उसके वालिद काम करते थे। वो हिसाब किताब जानता था तो मालिक ने उसे अपनी ज़मीनों के हिसाब किताब के लिए रख लिया था, और वक्त गुजरने के साथ साथ मालिक उसे अपने बेटों की तरह चाहने लगा। मालिक की एक बेटी थी नकचड़ी सी, जिसे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उसने इस लड़के को बिल्कुल हकीफ समझा, और उसके इस रवैये से इस लड़के को भी उससे चढ़ हो गई थी। इतनी चढ़ कि वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता था, और दिन रात उसी के बारे में सोचते कब वो लड़की इसके दिल में बस गई से पता ही नहीं चला। शुभ में नवाज के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन जोर जोर से समझ आ रही तो उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था, और आखिरी बात तो उसके लिए बहुत बड़ा धमाका था। जब इस लड़के को अपने बदलते जज्बात का एहसास हुआ तो उसने खुद पे लगाने डालने की कोशिश की थी, क्योंकि वो जानता था इसका दिल चांद की तमन्ना कर रहा था। अगर चांद किसी ज़मीन वाले को मिल जाए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमेशा फलक पे चमकता है। फिर वक्त थोड़ा और सरका था। इस लड़के ने अपने सारे जज्बात दिल के कोने में कैद कर दिए थे। फिर एक दिन इस लड़के की बहन बीमार हो गई थी और उसे पैसे चाहिए थे, और उसकी ये बात उस लड़की ने सुन ली थी, और उसने उसकी मजबूरी का सौदा करते हुए उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का कहा, और उसके बदले वो उस लड़के की बहन का इलाज करवाती, क्योंकि वो लड़की किसी और से शादी करना चाहती, मगर उसके घर वाले इस लड़के को मार देते। इसलिए उसने उस मजबूर लड़के की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। आवाज़ की हालत तो ऐसी थी कि काकों को बदल में लो नहीं। वो यब तक उसे देखी जा रही थी। इस लड़के के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी मान गया। जैसे भी सही इसकी चाहत उसने निकाह में आ गई थी, और ये भी किस्मत की एक चाहत थी जिसे हम समझ ना सके। इस लड़की ने तब तक इस लड़के के साथ रहना था जब तक जिसे वो पसंद करती थी इसकी जाब ना लग जाती। इसकी जाब लगने की बजाय उसके वालिद का इंतकाल हो गया और सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पे आ गई, और वो उस लड़की को आगे बढ़ने का कह के खुद चला गया था। सही सांस लेने के लिए रखा। वो लड़का खुदा के इस करिश्मे पे हैरान हुआ था, और उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी थी, जिस पे इस लड़की ने एक दफ़ा फिर पानी फेर दिया अपने बाप के सामने, ये कह के वो उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। ये कहने के बाद भी वो चाहती है कि वो सिर्फ किसी की सुने, जैसे वो कोई इंसान नहीं। वो बोलते बोलते वो खो गया और कहानी भी खा हो गई। इसलिए वो पीछे सोफे पे बैठ गया था। अगर वो लड़का इस लड़की से मोहब्बत करता था तो उसे किसी और के लिए छोड़ने पर कैसे राजी हो गया? अहवाब के लबों से बमशक्ल ये अल्फाज निकले थे जिसे सुन के ज़ईन के लबों पे मुस्कुराहट चमकी थी। मोहब्बत में सिर्फ महबूब की खुशी देखी जाती है, इसे ज़बरदस्ती खुद से जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि मोहब्बत किसी को ज़बरदस्ती कैद करने का नाम नहीं है। ज़ईन के जवाब पे वो ज़मीन पे बिल्कुल गिरने वाले अंदाज में बैठी थी। मुझे हमेशा सोचता था मैं कैसे बता पाऊँगा कि मैं आपको कितना चाहता हूँ। बता पाऊँगा भी या नहीं, क्योंकि आप तो इस बारे में जानती ही नहीं थी। मेरी आंखें जो कहती थी वरना आपने तो वो भी कभी नहीं पढ़ा था, इसलिए खामोशी बेहतर थी। इसे देखते ज़ईन ने कोई कोई लहजे में कहा था। इन मुजरों ने हमें बहुत सा वक्त दिलवा दिया है, मजीद नहीं दिलवाना चाहता, इसलिए अभी पूछने लगा क्या आप मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बताएंगी? ज़ईन सोफे से उठ के उसके सामने सरापा सवाल बन के बैठा था। मगर तुम कैसे ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारोगे जो तुमसे मोहब्बत ही न करती हो? अहवाब ने हैरत से पूछा था। मैं करता हूँ।
ना और मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी होगी, और जिस रब ने हमारा नसीब जोड़ा है, क्या वो रब आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं डाल सकता? ज़ईन ने उसे लाजवाब किया था। क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं वो अभी भी मेरे दिल में है या नहीं, या कभी तुम जिंदगी में मुझे इस शख्स का ताना नहीं दोगे? अहवाज ने एक और सवाल पूछा था। वो शख्स था आपका माजी था, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मुझे तब सरोकार होता अगर आप मुझसे अहद व पैमा करने के बाद मुझसे बेवफाई करती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब अगर मेरे साथ रहने का इकरार करेंगी तो आपको ये भी अहद करना होगा कि मुझे चाहे आप अपने दिल में जगह दें या ना दें, मगर इस शख्स की हल्की सी परछाई भी आपके दिल व दिमाग में नहीं आनी चाहिए। और बात आना देने की पोस्ट के लिए बंदा मोहब्बत इंसान को आला ज़र्फ बनाती है, कम ज़र्फ नहीं। और मोहब्बत में तो इंसान अपने महबूब को तमाम अच्छाइयों और बुराइयों समेत अपनाता है। ज़ईन ने उसे दफ़ा फिर लाजवाब किया था। मगर मैं तुम्हारे काबिल सख्त ज़ईन ने उसके होंठों पर उंगली रखते उसे खामोश करवाया था। मैंने पहले भी कहा है, ये सिर्फ रब की ज़ात जानती है कौन किस काबिल है, किसके काबिल नहीं। आप बस बताएं आप मेरे साथ बुरा होना पसंद करेंगी? ज़ईन ने गंभीर लहजे में कहा तो वो रोते हुए हंस दी थी और साथ ही इस बात में सर हिला दिया था। अगर किस्मत ने इसकी किस्मत में इतना अच्छा हमसफ़र लिख ही दिया था तो वो क्यों नाशुक्री करती? और साथ ही इसने अहद क्या वो हमेशा इसके साथ वफादार रहेगी। ज़ईन ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया और उसके माथे पे अपना पहला लम्स छोड़ा था और अपनी पेशानी इसकी पेशानी के साथ जोड़ी थी। इस लम्हे फ़ज़ा में बस मोहब्बत ही मोहब्बत और सुकून रफ्स कर रहा था, जिसे दोनों आंखें मूंदे पूरी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। कुछ दिनों बाद चौधरी हशमत ने ज़ेन और अनूशा का वलीमा पूरी धूमधाम से किया था। इसके बाद दावतों के सिलसिले को अनूशा की तबीयत की वजह से रोक दिया गया था। ज़ेन इसे अपने साथ शहर ही ले गया था जब तक इसका इलाज ख़त्म नहीं होना था। उसने वही रहना था। सलीमान और गज़ल के यहाँ भी खुशखबरी थी, जिसने पूरी हवेली में खुशियों की लहर दौड़ा दी थी, और वकास भी अब लाइन पे था। सब इसकी काया परख पे हैरान थे, जो अब अपने जिम्मेदारी तमाम काम जिम्मेदारी से निभाता था और न किसी से बदतमीजी करता था। बेगम शजात आजकल इसके लिए लड़की ढूंढ मुहिम स्टार्ट कर चुकी थी। अहवाल किचन के काम सीखने में मसरूफ़ थी, क्योंकि अनूशा के बाद अमाल अकेली लगी रही इस तरह अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो रोज़ कुछ ना कुछ ट्राई करती थी ताकि जल्द अज जल्द एक्सपर्ट हो सके। ज़ईन को उसकी पोस्ट पे दोबारा बहाल कर दिया गया था। पहले उसने बहुत इनकार किया था, मगर चौधरी हशमत ज़ेन और सलीमान ने इसकी नहीं सुनी थी। इसे हार मानना पड़ी थी। चौधरी हशमत ने कहा था कि जो प्रॉफिट होगा उसका आधा हिस्सा ज़ईन को दिया जाएगा, मगर उसने इनकार कर दिया था और कहा था जैसे पहले तनख्वाह मिलती थी अब भी वैसे ही मिलेगी। साथ ही उसने लहजा अमल तय किया था कि सिर्फ करना स्टार्ट करेगा ताकि पहले अनूशा की शादी के लिए लिया गया कर्ज उतारेगा, फिर अहवाल का इसके लिए जितना भी असर लगेगा वो अहवाल के पैसे वापस ज़रूर करेगा। देखो ज़ईन ने तुम्हारे लिए नाश्ते बना के लाई हूँ। ज़ईन जो अभी नहा के आया था अब बालों में ब्रश कर रहा था ताकि जल्दी से बेर जा सके थे। तभी अहवाल पे उठाई ये अंदर दाखिल हुई थी। ज़ईन जानता तो था कैसा नाश्ता होगा, मगर भी एक्साइटेड होकर आगे बढ़ा था। ये क्या है? इसने जले हुए पराठे और जले ही हुए आमलेट को देखते हुए पूछा था। नाश्ता है और क्या है? अहवाल ने उसे आंखें दिखाई थी। माना कि मैं आपके इश्क में पागल हूँ, मगर इतना भी पागल नहीं है कि ये जला हुआ नाश्ता कर लो जाएं, ये अपना शाहकार ले जाएं और अम्मा से कहीं मेरे लिए नाश्ता बनाई दे। हो गई मुझे। ज़ईन ने बेनोती की हद की तो आवाज़ से घोलते और बड़बड़ाते हुए पे उठा के ले गई थी। ज़ईन ने मुस्कुरा के उसकी पुश्त को देखा था। इसका यकीन रहेगा नहीं गया था। उसने कहा था कि जिस अल्लाह ने उनका नसीब जोड़ा है वो अहवाल के दिल में ज़ईन के लिए मोहब्बत भी डाल सकता है, और ज़ईन को उसके अंदाज से लगता था कि यह अमल शुरू हो चुका है। एक दिन ज़रूर आएगा जब वो खुद अपनी ज़बान से मोहब्बत का इजहार करेगी। आज हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमन था, मगर ज़रूरी नहीं है ये हमेशा रहे। कहीं ना कहीं दब के बादल छाएंगे, मगर जब बैठ के उनका मुकाबला करेंगे तो वो छट जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी न ही सिर्फ खुशी का नाम है और न ही सिर्फ गमी का नाम है। ये ज़िंदगी दोनों चीज़ों का मुस्तजर है, और जब अल्लाह पे यकीन कामिल हो तो ज़िंदगी का हर दूर आसानी से गुजर जाता है। ख़त्म शब्द।